नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मैया पाठशाला स्कूल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछली कक्षा के अंदर साइंस की जो अपने वीडियोस की चर्चा करी थी उसमें विद्युत वाला चैप्टर अपन ने पढ़ा था, ठीक है। और आप सभी ने बहुत अच्छे से उसको प्यार भी दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई क्वेश्चन भी हो, मैं फिर से कहता हूं, पिछली कक्षा में भी मैंने कहा था, अगर आपको कोई भी डाउट हो क्लास के अंदर तो आप जरूर कमेंट करके पूछिए, मैं आपका उसको रिप्लाई दूंगा जरूर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए एक स्मूथ प्रोसेस चलेगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा कंटेंट वाइज, पूरा क्वेश्चन करेंगे अपन चैप्टर खत्म होते अच्छे अच्छे। और फिर आपको क्या करना, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप मुझे बताओगे जरूर कि कमेंट में, सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है इस टॉपिक के अंदर, तो मैं आपको समझा दूंगा वापस, अगर आपको कहीं पे भी समस्या आ रही है तो उसी श्रृंखला में हम आज की दूसरी कक्षा स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा 5 मिनट तक रिवाइज कराऊंगा कि हमने पिछली कक्षा में क्या किया है। तो टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो चल रहा था विद्युत। विद्युत यानी अंग्रेजी में जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, है ना। विद्युत यानी इंग्लिश में जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। अब इस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, इस विद्युत के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो अगर मैं विद्युत की बात करूं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं दोस्तों, तो हमने पिछली कक्षा में यह पढ़ा था कि विद्युत धारा, यानी विद्युत का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, विद्युत आती किससे है, विद्युत धारा से आती है। किससे आती है? विद्युत धारा से। मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था बेसिकली विद्युत कहने का मतलब क्या है। विद्युत कहने का मतलब है विद्युत धारा। विद्युत कहने का मतलब क्या है? विद्युत धारा। तो ये जो आपकी विद्युत है, वो विद्युत आती किससे है, इलेक्ट्रिसिटी आती किससे है? सर करंट से आती है। किससे आती है? करंट से। और करंट को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा क्या होती है उसकी चर्चा मैंने की थी। तो आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। यानी फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। तो मैंने बताया था आपको आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। ये मैंने पिछली कक्षा में आपको चर्चा करी थी। फिर आपको मैंने कहा था आवेश क्या होता है, उसके बारे में पूरी डिटेल चर्चा करी थी। ऐसा कोई भी पदार्थ जो एक चुंबकीय क्षेत्र, एक विद्युत क्षेत्र में एक बल अनुभव करता है, उसको आवेश कहा जाता है। आवेशों के गुणधर्म पढ़े थे अपन ने। आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, आवेश हमेशा क्वांटीकृत होता है। उसका फॉर्मूला, आवेश क्वांटीकृत का मतलब आवेश जो होता है किसी भी पदार्थ पे पाए जाने वाला आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश का सदैव पूर्ण गुणज होता है। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी तार के अंदर, किसी भी चालक पदार्थ में 1 2 3 4 5 6 हो सकती, कभी भी ढाई नहीं हो सकती, कभी भी 3.5 नहीं हो सकती। ये कहानी मैंने आपको बताई थी। उसके बाद अपन ने Q बराबर NE जो फॉर्मूला था उससे संबंधित क्वेश्चंस किए थे, जो एग्जाम में आए हुए हैं, मतलब जो आपके बुक से रिलेटेड है, बुक के अंदर है। और भी अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे। उसके बाद में अपन फिर से विद्युत धारा के ऊपर पढ़े थे कि विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा होती है आवेशों के प्रवाह की दर, I बराबर Q/T। और इसमें प्रवाह में कौन से आवेशों के प्रवाह में भी कौन से आवेश भाग लेते हैं? सर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। ये जो आपका आवेश होता है, क्यू होता है, ये दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सामान्यतः तौर पे। तो विद्युत धारा के प्रवाह में कौन भाग लेते हैं? इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ये कहानी मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दी थी। उसके बाद अपन ने आई बराबर क्यू अपॉन टी जो फॉर्मूला था, यानी धारा का जो फॉर्मूला था आवेशों के प्रवाह की दर, इसको और एक तरीके से समझा था। चूंकि अपन ने ये पढ़ा था क्यू बराबर एन ई होता है, तो बताओ यहां से आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर हो जाएगा एन ई अपॉन टी। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था और यहां तक अपन ने कक्षा अंत की थी कल की, जो आपने बहुत अच्छे से सभी ने देखी होगी। मैंने क्लास अंत करते समय आपको सिर्फ एक क्वेश्चन कराया था, आई बराबर क्यू अपॉन टी का। इस फॉर्मूले से अपन ने क्वेश्चन नहीं किया था, परंतु ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने लायक है। तो अपन सबसे पहले आज की कक्षा में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन इस चैप्टर के आगे वाले भागों की तरफ बढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगला जो आपका आज की जो दूसरा पार्ट है विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का, पार्ट नंबर 2 है। आप ध्यान रखना, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि आज इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत की कक्षा का कौन सा पार्ट है? पार्ट सेकंड, है ना, क्लास सेकंड है आपका, ठीक है ना। अब अपन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्योंकि पिछली कक्षा में क्वेश्चन एक रह गए थे, एक दो क्वेश्चन, तो उनको करते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपको आज बताता हूं एक क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। एक तार में 4 सेकंड तक, एक तार में 4 सेकंड तक 10 इलेक्ट्रॉन
10 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करें। आपके पास समय है मात्र और मात्र 40 सेकंड का, और आप मुझे इसका आंसर करके बताओगे, है ना। आप अपनी कॉपी में इसका आंसर करोगे। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, एक तार में 10 सेकंड तक 4 सेकंड तक 10 इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, तो बताओ तार में बहने वाली धारा का मान कितना होगा। क्वेश्चन आपके पास ये है, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको जो दे रखा है वो लिखना है, क्या पूछा है वो लिखना है, तभी आपको पता पड़ेगा क्या हो पाएगा। सबसे पहले ये लिखो क्या दे रखा है आपको। तो अगर मैं बात करूं क्या दे रखा है उसके बारे में चर्चा करते हैं पहले, तब तक आप करते रहो कॉपी के अंदर। मैं सिर्फ ये लिख रहा हूं अभी तक क्या दे रखा है आपको। समय यानी टी दे रखा है 4 सेकंड। ओके दोस्तों, एन का मान, इलेक्ट्रॉन का मान दे रखा है 10, और आपसे पूछा है तार में बहने वाली धारा का मान, आई का मान पूछा है। तो बताइए क्या होगा आई। तो अब देखिए इधर, अगर कर लिया है तो भी अच्छी बात है, नहीं करा तो भी अच्छी बात है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पिछली कक्षा में, आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। अभी भी जिसकी चर्चा करी थी मैंने, धारा बराबर आवेशों के प्रवाह की दर। फिर दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि क्यू का एक फॉर्मूला और होता है, क्यू बराबर एन ई बी होता है आवेशों के क्वांटीकरण से। तो यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई बराबर एन ई अपॉन टी। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा सर, बिल्कुल बन जाएगा। अब रखो वैल्यूज, आपको आई का मान चाहिए है ना, और एन ई और टी पता है आपको। बताओ ई का मान कितना होता है, आपको ई का मान भी पता है, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम, ये ई का मान होता है। तो अगर मैं यहां से ये वैल्यूज रखूंगा तो आई बराबर क्या आ जाएगा, एन का मान तो आपके पास है 10 इलेक्ट्रॉन, ई का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, और ई का मान कितना आपके पास 4 है ना। तो अगर आप इसको, ये 1.6 से नीचे गया 10, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, ये 10 से 10 गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, धारा का मान कितना आ जाएगा, धारा का मान आ जाएगा 4 इंटू 10 की घात माइनस 19 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। 4 इंटू 10 की घात माइनस 19 एम्पियर आपका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक तार में 4 सेकंड तक 10 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करें तो कैसे निकालोगे आप। आपको टी दे रखा है, समय दे रखा है 4 सेकंड, एन का मान 10 दे रखा है, ई का मान आपको पता ही है, आई का मान आपसे पूछा है, तो आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, क्यू बराबर एन ई अपन जानते ही है, आई बराबर एन ई अपॉन टी हो जाएगा। एन का मान रखा, ई का मान रखा, टी का मान रखा, आपका आंसर आ गया आई बराबर 4 इंटू 10 की घात माइनस 19 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप इसको लिखिए जिन्होंने नहीं करा है, फिर अपन एक क्वेश्चन में आपको और दूंगा। देखिए मेरा जो फोकस रहेगा वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे रहेगा, थोड़ा सा अधिकतर, जितना और टीचर्स करते हैं उससे ज्यादा। उसका कारण क्या मैं आपको आज ही बता देता हूं। अगर आपका अंकित प्रश्न यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे पकड़ है, तो आपके जो क्वेश्चन लिखने के लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनको भी आप बहुत अच्छे से कर लोगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये मैं आपको अनुभव बता रहा हूं कि अगर आपको न्यूमेरिकल करना आता है तो आप कहीं ना कहीं कंसेप्ट अप्लाई करोगे तभी न्यूमेरिकल हो पाएगा। उस कंसेप्ट को आपको याद करना पड़ेगा बार बार अगर न्यूमेरिकल करना है तो जितनी बार उस कंसेप्ट को याद करते जाओगे आप, उतना आपका काम होता जाएगा। ठीक है, कहावत होती है करत करत अभ्यास तो जड़मति होत सुजान। तो कहने का मतलब आप जितनी बार प्रयास करोगे, जितनी बार अभ्यास करोगे, वो चीज आपको उतनी बार याद होती जाएगी। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यही है, नया नया क्वेश्चन आता जाता है न्यूमेरिकल, आप फिर से कंसेप्ट को याद करते हो, यार आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, क्यू बराबर एन ई होता है, तो आई बराबर एन ई अपॉन टी। कितनी चीजें याद आ रही है आपको इस क्वेश्चन से।
कि धारा का फॉर्मूला होता है Q अपॉन टी, यानी आवेशों के प्रवाह की दर। यार Q बराबर एन ही होता है, इसका मतलब आवेश क्वांटीकृत होते हैं, Q बराबर एन ही। यार एक I बराबर Q अपॉन टी को अपन I बराबर एन ई अपॉन टी भी लिख सकते हैं। तो इतना दिमाग में जब आप खुद से ही बात करते जाते हो तो इतनी चीजें आपको याद आती जाती है, और फिर जब आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आप उसको बहुत अच्छे से लिख पाते हो। और अगर गलती से न्यूमेरिकल आ जाए, जो आते ही है एग्जाम में, तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे बाकी बच्चों की तुलना में। तो मेरा कहना यह है, आप फोकस रखो इन पे भी, न्यूमेरिकल्स पे। चलिए, तो क्वेश्चन में एक और दूंगा, और इस बार आपको खुद को करना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन एक और करते हैं अपन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है, एक तार में 6.4 मिली एम्पियर, ये एम ए का मतलब मिली एम्पियर है, 6.4 मिली एम्पियर धारा, ध्यान रखना मिली है, फिर से कह रहा हूं मैं, प्रवाहित हो रही है। एक तार में 6.4 एम्पियर मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। छह पॉइंट चार मिली एम्पियर धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है। 10 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है। तार में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आकलन करें। आपको बताना है तार में कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। फटाफट जल्दी से मुझे बताइए कि एक तार में, ये आपको बोला है 6.4 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है 10 सेकंड तक, तो बताएं इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। फटाफट बताइए, आंसर लिखिए इसका अपने आप। मैं आपको समय दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है आंसर इसका, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में टाइप करना है सर इसका आंसर इतना आएगा, ठीक है। तो मैं देखूंगा फिर बाद में कि किसने सही किया और किसने नहीं किया, ठीक है। तो फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 20 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए देखिए ध्यान से, आपको सबसे पहले रणनीति वही अपनानी है, जो दिया हुआ है वो लिखना है। सर हमें तो सबसे पहले दे रखी है धारा आई, और वो आई कितनी दे रखी है 6.4 मिली एम्पियर। अब आप यहीं पे कंफ्यूज, सर जी हमें तो ये नहीं पता ये मिली क्या होता है। अब मिली क्या होता है तो क्या करें, आपको ध्यान रखना है, मिली का मतलब होता है 10 की घात -3। कितना होता है, मिली का मतलब होता है 10 की घात -3। कहने का मतलब ये कोई मिल गया वाली मिली नहीं है, ठीक है। तो आई बराबर 6.4 और मिली का मतलब 10 की घात -3 हो गया, तो ये 10 की घात -3 एम्पियर आ गया, ठीक है। 10 की घात -3। समय कितना दे रखा है 10 सेकंड, तो टी बराबर कितना हो गया बताओ दोस्तों, 10 सेकंड हो गया। और आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी एन का मान आपसे पूछा है। तो ये कहानी आपसे पूछी है, और आपको आई का मान पता है, टी का मान पता है, एन का मान, मिली, आपको मिली का मतलब 10 की घात -3 ध्यान रखना है। अच्छा, ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पे आवेश इतना होता है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। आपको क्या ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आकलन। सीधा सीधा फॉर्मूला होता है आई बराबर एन ई अपॉन टी। आई बराबर क्या होता है, एन ई अपॉन टी। तो एन कितना है, एन आपको पता नहीं है, ठीक है। एन आपको पता नहीं है, आई आपको पता है, आई कितना है 6.4 इंटू 10 की घात -3 एम्पियर, ठीक है। एन का मान आपको पता नहीं है,
ई का मान आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और टी का मान आपको पता है 4 सेकंड है। कितना है सर? 10 सेकंड है। कोई बात नहीं, 10 सेकंड है, कोई बात नहीं। यहां से क्या करोगे आप? यहां से आपने एक जीरो हटाया, यहां पे नीचे जीरो बचा, ठीक है। इस 10 से ये 10 गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये एक जीरो हटाया आपने तो यहां पे 10 बच गया। यहां से 16 एकम 16, 16 चौक 64, ठीक है, सीधा सीधा कट गया, 16 चौक 64। अब बताओ वज्र गुणा करो यहां से, 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 40 इंटू 10⁻³ बराबर n इंटू 10⁻−19। अब n को अकेला छोड़ दो तो 40 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻−19। अब 10⁻−19 और ये 10⁻−19, ये कितने बच गए? 3 कट गए यहां से तो 16 बच गए। तो सीधा सीधा यहां से आंसर क्या आ गया? n बराबर 40 इंटू 10⁻, ये 19 ऊपर देखो 10⁻³ में से 10⁻19 में से 10⁻³ गया, कितना बच गया? 16 बच गया, ठीक है। 10⁻−16 जब ऊपर जाएगा तो क्या बच जाएगा? 10⁻+16, है ना। और एक जीरो और है यहाँ पे, तो सीधा सीधा आंसर कितना हो जाएगा बताओ? 4 इंटू 10⁻17। तो 4 इंटू 10⁻17 आपके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कैलकुलेशन फिर से समझा रहा हूं, आपके इजी आएगी, फिर भी मैं समझा रहा हूं वापस। आई की जगह मैंने 6.4 इंटू 10⁻³ रखा है, एन की जगह एन रखा है, ई की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम रखा है। उसके बाद टी की जगह मैंने 10 सेकंड रखा है। अब जब पॉइंट हटाया, यहां पे नीचे एक जीरो आ गया, इस 10 से ये 10 गया, 16 चौक 64 हो गया, 40 इंटू 10⁻−3 था। अब यहां से मैंने इसका n का मान निकाला, इसको नीचे लेके गया तो 10⁻³ 19 में से कट गया तो 16 बच गया, 16 ऊपर गया माइनस का तो प्लस का हो गया, 40 इंटू 16 17 हो गया। तो ये आपका कहने का मतलब आई का मान सीधा सीधा n का मान आ गया 4 इंटू 10⁻17। ये 4 इंटू 10⁻17 आपका आई का मान n का मान आया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये। तो इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से धड़ल्ले से पूछा जा सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ऐसे क्वेश्चंस को पूछता है, और इससे आपको कंसेप्ट भी याद होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अपन ने न्यूमेरिकल क्वेश्चन की श्रृंखला समाप्त कर ली है, जिसके अंदर अपन ने आई बराबर क्यू अपॉन टी और आई बराबर एन ई अपॉन टी से क्वेश्चन दोस्तों करे हैं, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं आराम से। अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला जो प्रश्न है आपका, अब प्रश्न तो अपने हो चुके हैं कंप्लीट, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों विद्युत धारा के बारे में इंट्रोडक्शनरी चीजें अपन ने समाप्त कर ली है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, है ना, सारी चीजें समाप्त कर ली है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस विद्युत धारा के बाद में देखिए एक छोटी सी चीज आती है जिसको आपको ध्यान रखना है, इसकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, या फिर आपको पता भी होना चाहिए इसके बारे में, और डेफिनेशन बहुत अच्छे से पूछ सकता है। विद्युत परिपथ, है ना, विद्युत परिपथ। अब इसके बारे में आपसे पूछ सकता है विद्युत परिपथ, यानी जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सर्किट, आपसे इसके बारे में पूछ सकता है। बताइए विद्युत परिपथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ठीक है। विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट आपके पास क्या होता है, ये आपसे पूछ सकता है। तो अगर मैं बात करूं विद्युत परिपथ की, इलेक्ट्रिक सर्किट की, तो क्या कहानी होती है इलेक्ट्रिक सर्किट की? ध्यान से सुनना मेरी बात। एक ऐसा एक ऐसी पथ, एक ऐसा पाथ जिसके अंदर विद्युत धारा का सतत प्रवाह दर्शाया जाता है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट जिससे दर्शाया जाता है, शो किया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। जिसके अंदर एक बैटरी जुड़ी होती है, एक आपका अमीटर जुड़ा होता है, बताऊंगा ये सारी चीजें क्या होती है। ये सब जो जुड़े होते हैं किसी पथ के अंदर, तो उसको कहा जाता है विद्युत परिपथ कहा जाता है। तो अगर मैं बात करूं विद्युत परिपथ की, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, फिर आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो विद्युत परिपथ क्या होता है? विद्युत धारा के विद्युत धारा के सतत प्रवाह को विद्युत परिपथ से दर्शाया जाता है। मतलब कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट को किससे दर्शाया जाता है?
वैद्युत परिपथ से दर्शाया जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट से दर्शाया जाता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक सर्किट बनाऊं आपके पास तो क्या होगा इलेक्ट्रिक सर्किट, बड़े ध्यान से देखना, मेरी बात को सुनना और इलेक्ट्रिक सर्किट को समझना आप बड़े अच्छे से। देखो अब इसको कहते हैं विद्युत परिपथ। ये करंट की डायरेक्शन है, ये धारा की दिशा है। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, ये है आपका बल्ब। ये क्या कहलाता है, ये आपका बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है ना। ये आपका बल्ब है, मैंने बल्ब बनाया परिपथ के अंदर, ठीक है, ये बल्ब है। ये आपका एमीटर है। ये क्या है दोस्तों, एमीटर। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। ये विद्युत धारा का मापन करता है। क्या करता है, विद्युत धारा का मापन। भाई किसी भी परिपथ में कितनी करंट बह रही है, इसके बारे में कौन बताता है, एमीटर बताता है। ये है बैटरी। ये क्या है दोस्तों, ये बैटरी है, ये बैटरी है ना, ये बैटरी है, ये बैटरी है। और यहाँ पे एक चीज बनाना अपन भूल गए, और वो एक चीज क्या है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे बनाएंगे अपन एक कुंजी। क्या बनाएंगे, एक कुंजी बनाएंगे, ठीक है। एक कुंजी बनाएंगे, यहाँ पे कुंजी। इसको बोलते हैं की, है ना, कुंजी। की यानी कुंजी। अब देखो क्या है सिस्टम। ये है आपका विद्युत परिपथ, है ना। आपने ये करंट इसके अंदर बह रही है ना, ये करंट बह रही है। अगर मैंने इस कुंजी को बंद कर दिया, इस खटके को, स्विच को बंद कर दिया, इसको स्विच बोलते हैं, है ना, खटका बोलते हैं साधारण भाषा में अपने। तो इसको, स्विच को मैंने बंद कर दिया, तो ये स्विच बंद करते ही करंट फ्लो इसमें होना बंद हो जाएगी। इसका मतलब लट्टू बुझ जाएगा, यानी बल्ब बंद हो जाएगा, और बल्ब चलता रहेगा। अगर मैंने ये आपकी कुंजी चालू कर रखी है, यानी आपने जो स्विच है वो चालू कर रखा है, तो स्विच बंद करते ही करंट फ्लो यहां से बंद हो जाएगा, और करंट फ्लो बंद होते ही बल्ब भी क्या हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। और एमीटर क्या करता है, एमीटर दोस्तों क्या करता है, ये एमीटर इस करंट का मापन करता है ना, कि कितनी करंट है। एमीटर क्या करेगा, इस करंट को बताएगा। एमीटर किसको बताएगा दोस्तों, एमीटर करंट को बताएगा। एमीटर किसको बताएगा, करंट को। तो एमीटर किसका मापन करता है, एमीटर करंट का मापन करता है, इस परिपथ में कितनी करंट है। तो आप बोलोगे सर कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया विद्युत परिपथ एक ऐसा परिपथ है जिसमें बैटरी, जिसमें एमीटर, जिसमें लट्टू, जिसमें कुंजी वगैरह सब लगी होती है, जिसमें करंट लगातार फैल रहा होता है। मतलब अगर मैं इस कमरे की बात करूं जहां पे आपका स्टूडियो है, तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिक सर्किट है। क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक यानी करंट फ्लो हो रही है, इसमें कंटिन्यूअस विद्युत धारा फ्लो हो रही है, विद्युत धारा बह रही है तो कंटिन्यूअस, और उसी के कारण ये लाइट आ रही है। अच्छा आपने एक बात सोची कभी, इसी से मैं बात बता दूं, इलेक्ट्रिक परिपथ, जब विद्युत परिपथ की बात आ गई, आपने कभी ऐसा सोचा है कि अपन जस्ट खटका बंद करते हैं, यानी स्विच बंद करते हैं और अचानक से लाइट चल जाती है, और स्विच ऑन करते हैं जल्दी से बिल्कुल लाइट आ जाती है। आखिर ऐसा क्या होता है, तार से तो लाइट जो आ रही है वो तार से तो आ रही है, परंतु लाइट प्रॉपर आ कहां से रही है, आपके ट्रांसफार्मर से आ रही है, जिसको आप डीपी कहते हो। इतनी दूर से लाइट आ रही है, और खटका बंद करते ही लाइट बंद, और खटका चालू करते ही लाइट ऑन, स्विच चालू करते ही लाइट ऑन, और स्विच बंद करते ही लाइट ऑफ। ऐसा क्यों होता है, आखिर क्या इतनी तेज क्रिया क्यों होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, मैंने आपको एक बात बताई थी कि करंट हमेशा, जो लाइट आती है वो हमेशा
आवेश के प्रवाह के कारण आती है, फ्लो ऑफ चार्ज के कारण आती है। और उसमें भी कौन से आवेश भाग लेते हैं? इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ऋणावेश भाग लेते हैं। अब क्या होता है, जो भी आपके घर में तार लगा होता है, जो कनेक्टेड होता है सीधा मीटर से, मीटर पूरा कनेक्टेड होता है आपके तारों के माध्यम से ट्रांसफार्मर से। तो जो भी आपकी लाइट आ रही है उसमें क्या होता है, उस तार के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, असंख्य इलेक्ट्रॉन है, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो एक जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाते हैं, पास वाला इलेक्ट्रॉन अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है। जैसे एक रेल नहीं होती है जिसमें बहुत लंबे से आप 100 जने खड़े कर दो और एक जना धक्का लगाएगा पीछे वाले को, पीछे वाला आगे वाले को, फिर उस वो आगे अपने आगे वाले को, वो अपने आगे वाले को, ऐसे धक्का लगता लगता धक्का सीधा कहां पहुंच जाता है? फर्स्ट वाले आदमी के पास पहुंच जाता है, मतलब फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन के पास पहुंच जाता है। और वो जैसे ही आगे जाता है और आपकी लाइट आ जाती है। और ये प्रोसेस इतनी तेज होती है कि इसमें कोई टाइम लेस नहीं होता, इसका मतलब समय का अंतराल नहीं होता, बहुत तेजी से ये प्रक्रम होता है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है दोस्तों, ये विद्युत परिपथ जो होता है, इसमें अगर आप ये स्विच चालू कर दोगे तो ये लाइट चालू रहेगी, और स्विच बंद करते ही करंट फ्लो बंद हो जाएगा और ये बल्ब क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा आपका। अच्छा, यहां पे मैंने करंट की डायरेक्शन बता रखी है कि ये करंट ऐसे आ रहा है, ये माइनस प्लस का मतलब ये टर्मिनल है, ये बैटरी है। बैटरी के दो सिरे होते हैं, एक तो धनात्मक सिरा और एक नेगेटिव सिरा। अभी अपन बात करेंगे आगे, बैटरी विभवांतर सबकी चर्चा करेंगे अच्छे से। तो ये बैटरी है, बैटरी तो आप सभी ने सुनी होगी, है ना। बैटरी के अंदर वोल्टेज होता है, सब बात करेंगे अपन इन चीजों की, पूरा टॉपिक है अपने, कोई समस्या नहीं है। ये एमीटर के बारे में अपन को पढ़ना है, विद्युत धारा का मापन करता है। कुंजी आप सब जानते हो, बल्ब आप सब जानते ही हो। अब बात आती है सर करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो अपन विद्युत धारा की दिशा की भी चर्चा कर लेंगे। अपन विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, आप मुझे बताओ, अगर आपके एग्जाम ने विद्युत परिपथ के बारे में पूछ ले, बताए विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, तो क्या आप ये बना सकते हो? क्या बिल्कुल बना सकते हो, और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, आप आराम से बना सकते हो इसको। और ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है, विद्युत धारा के सतत प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत परिपथ ही कहा जाता है ना। इसको विद्युत परिपथ से दर्शाया जाता है। चलिए, आप इसको देख सकते हैं, इसको बना सकते हैं, और फिर मैं आपको इसमें बताता हूं कि सर मैंने ये जो आपके डायरेक्शन बताई है, मैंने, है ना, दिशा बताई है, ये ऐसे ही क्यों बताई है ना, क्यों डायरेक्शन मैंने ऐसे बताई है। तो चर्चा करते हैं अपन दोस्तों अगले पॉइंट की। और अगला पॉइंट है आपका विद्युत धारा की दिशा, है ना। तो अगला पॉइंट क्या है आपका? डायरेक्शन ऑफ करंट, विद्युत धारा की दिशा। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब विद्युत धारा की दिशा क्या कहती है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या कहती है? कहने का मतलब, आपने विद्युत धारा जो बहती है वो किस दिशा में बहती है, तो आप आज से अपने गिन के गांठ मान लेना, जिधर भी इलेक्ट्रॉन बहेंगे, जिधर भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, सदैव उनकी विपरीत दिशा में। कहने का मतलब, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे उनकी अपोजिट डायरेक्शन में कौन बहती है? इलेक्ट्रिक करंट बहती है। कहने का मतलब, इलेक्ट्रॉन इस सर्किट के अंदर माइनस से प्लस में जा रहे हैं, है ना, यहीं से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं, इसलिए मैंने धारा इस दिशा में बनाई है। इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं, इसलिए मैंने धारा किस दिशा में बनाई है? इस दिशा में बनाई है। तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं, इसलिए मैंने धारा दोस्तों इस दिशा में बनाई है। तो आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में क्या बहती है? धारा बहती है। तो सर क्या बात कर सकते हैं अपन विद्युत धारा की दिशा, तो आप कह सकते हो कि विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा सदैव, पहला पॉइंट आप इसमें कह सकते हो कि भैया विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा सदैव इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में होती है। मतलब विद्युत धारा सदैव आपके इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में बहेगी, है ना, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बहेगी। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है इसके अंदर, जो विद्युत धारा की दिशा है वो किस उपकरण द्वारा दर्शाई जाती है ना। जैसे एमीटर मैंने बताया विद्युत धारा का मापन करता है, परंतु अमीटर को अपन को थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है, इसलिए मैंने उसको रोक रखा है, अपन बाद में पढ़ेंगे, है ना। तीसरी चौथी कक्षा में अपन अमीटर की चर्चा करेंगे, जब आप समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन वगैरह सब पढ़ चुके होंगे, उसके बाद में वो चर्चा करेंगे अपन। तो अभी यहां पे मैं बता देता हूं कि विद्युत धारा की दिशा कौन सा उपकरण बताता है। तो आपको ध्यान रखना है, विद्युत धारा की दिशा बताने के लिए एक उपकरण है, तो उसका नाम आपको ध्यान रखना है
कि विद्युत धारा की दिशा कौन बताता है? तो विद्युत धारा की दिशा गैल्वेनोमीटर के द्वारा बताई जाती है। किसके द्वारा बताई जाती है? गैल्वेनोमीटर के द्वारा दर्शाई जाती है। विद्युत धारा की दिशा गैल्वेनोमीटर के द्वारा गैल्वेनोमीटर के द्वारा बताई जाती है ना? गैल्वेनोमीटर के द्वारा बताई जाती है। और इस गैल्वेनोमीटर का एक और नाम है, इसको धारामापी भी कहा जाता है। इस गैल्वेनोमीटर को क्या कहा जाता है? धारामापी भी कहा जाता है। अब देखो, इसका नाम हिंदी में बच्चे जब रीड करेंगे तो धारामापी मतलब ये धारा का मापन करेगा, परंतु ये धारा का मापन नहीं करता, ये सिर्फ धारा की दिशा को बताता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इतनी बात लिख दोगे ना कहीं पे और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जामिनर खुश होकर मार्क्स देगा। ठीक है, अगर विद्युत धारा की दिशा आपसे पूछी है तो विद्युत धारा की दिशा सर सदैव इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में होती है। और ये मापी किस उपकरण द्वारा जाती है? गैल्वेनोमीटर के द्वारा, जिसको कहते हैं अपन विद्युत गैल्वेनोमीटर धारा मापी। ये विद्युत धारा की क्या बताता है दोस्तों? दिशा बताता है। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक दोस्तों अब अपना रहेगा, ये विद्युत धारा की दिशा अपन ने पढ़ ली। विद्युत धारा के बारे में बहुत सारी बातें कंप्लीट हो चुकी है, और जो बातें बचती है वो अपन लास्ट में देखेंगे जब अपन बहुत सारी चीजें पढ़ लेंगे। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, और टॉपिक की चर्चा जो करेंगे वो अपन पढ़ेंगे विद्युत विभव। किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों? विद्युत विभव और विभवांतर की। तो बात करते हैं दोस्तों अपन विभवांतर की या विद्युत विभव की। विद्युत विभव, विद्युत विभव एवं विभवांतर। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब सर आप तो हमें ये बताइए ये किस चीज का नाम है? हमें तो यही समझ में नहीं आया ये विद्युत विभव है क्या। तो बड़े अच्छे से इनकी चर्चा करेंगे, ध्यान से देखना, आपको कोई घबराना नहीं है क्या बड़ी चीज आ गई। ठीक है, सीधा सा सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं विद्युत विभव की, बाद में चर्चा करेंगे अपन विभवांतर की। तो पहले किसकी चर्चा कर रहे हैं अपन? विद्युत विभव की। तो विद्युत विभव की चर्चा कर रहे हैं, पोटेंशियल की चर्चा कर रहे हैं, और बाद में अपन सारी चीजें देखेंगे। बात करते हैं विद्युत विभव की, पोटेंशियल की। पोटेंशियल क्या होता है? तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा, है ना। विद्युत विभव क्या होता है? मान लो ये आपकी कोई बैटरी है ना, ये कोई बैटरी है आपके, ये परिपथ है पूरा, इसमें बैटरी लगी हुई है ना। इस परिपथ के, इस बैटरी के एक सिरे से, है ना, दूसरे सिरे तक, है ना, एक सिरे से दूसरे सिरे तक आपको कोई चार्ज लेके आना है, आवेश लेके आना है। इसमें जरूर ना जरूर धारा बह रही है ना, इसके अंदर धारा बह रही है, और धारा किसके कारण बहती है? आवेश के कारण बहती है। तो आवेश जरूर होगा इसके अंदर। तो मेरे को इस चार्ज को इस बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेके आना है। कहने का मतलब आवेश को यहां से यहां लाना है। तो एक आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसको ही अपन क्या कहेंगे? विद्युत विभव कहेंगे। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है? एक चार्ज को, एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो आपसे कोई आज से पूछ ले बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की विद्युत विभव की परिभाषा क्या होगी, तो आप क्या कहोगे दोस्तों? कि एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। मतलब बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य, एक बैटरी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाने में एक चार्ज को जितना कार्य किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत विभव कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। तो ये आपके परिभाषा होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अंग्रेजी में अगर मैं बोलूं तो क्या कह सकता हूं? द वर्क डन इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी एक दूसरे पॉइंट से एक पहले पॉइंट तक लाने में किया गया जो कार्य है, किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य, वही क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो विद्युत विभव की परिभाषा क्या कहेंगे अपन? ये कहेंगे एक आवेश को बैटरी के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में
किया गया कार्य क्या कहलाता है दोस्तों? विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, ये विद्युत विभव कहलाता है। अब कहने का मतलब, अगर मैं विद्युत विभव कहूं तो विद्युत विभव को क्या कहूंगा? विद्युत विभव आपका हो जाएगा सर, विद्युत विभव हो जाएगा, अगर मैं विद्युत विभव की डेफिनेशन बोलूं तो क्या हो जाएगा? विद्युत विभव जो होगा, है ना, इस विद्युत विभव को मैं क्या बोलूंगा? विद्युत विभव हो जाएगा आपका कार्य, है ना। कार्य किसको लाने में? आवेश को लाने में। ये आवेश है ना। इस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, तो विद्युत विभव की परिभाषा में कह सकता हूं कार्य बटा समय। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसको मैं अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में बोलूं तो क्या बोलूंगा? ध्यान से देखिएगा, अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में बोलूं तो विद्युत विभव को दर्शाते हैं V से। विद्युत विभव को किससे दर्शाते हैं? V से, है ना। विद्युत विभव को V से दर्शाएंगे, और कार्य को किससे दर्शाएंगे? W से, और चार्ज को किससे दर्शाएंगे? Q से। तो बताओ V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा सर W अपॉन Q। V बराबर क्या हो जाएगा? W अपॉन Q हो जाएगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? W अपॉन Q। तो ये V बराबर क्या हो जाएगा? W अपॉन Q हो जाएगा। यहाँ पे ये Q क्या है, V क्या है, W तो है आपका कार्य, W क्या है? कार्य है। ये Q है आपका आवेश, है ना, और V क्या है बताओ? V है आपका विभव। V क्या है दोस्तों? विभव। तो V है आपका विभव, W है आपका कार्य, और Q क्या है दोस्तों? आपका आवेश। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, V बराबर W अपॉन Q हो जाएगा फॉर्मूला। विभव क्या होता है कि एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? आपका विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके मात्रक की, तो मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा, कार्य का तो होता है बताओ जूल, कार्य का तो क्या होता है? जूल, और आवेश का क्या होता है? कूलाम। आवेश का क्या होता है दोस्तों? कूलाम। आवेश का क्या होता है? कूलाम। तो आवेश का होता है कूलाम, और कार्य का कितना क्या होता है? जूल। और इसी जूल बटा कूलाम को एक वैज्ञानिक था जिसने विभव की परिभाषा दी थी, और उस वैज्ञानिक का नाम था वोल्ट, और इसी वैज्ञानिक के सम्मान में इसको क्या कहा जाता है? वोल्ट कहा जाता है। और आपने सुना भी होगा, बहुत जगह सुना होगा, बैटरी के पीछे लिखा होता है, सेल के पीछे लिखा होता है 5 वोल्ट का, 2 वोल्ट का सेल, 1 वोल्ट का सेल, 2 वोल्ट की बैटरी, 4 वोल्ट की बैटरी। तो वो वोल्ट क्या होता है? वो विभव का मात्रक होता है, वोल्टेज का मात्रक होता है। वोल्टेज यानी विभव। विभव होता क्या है? एक आवेश को किसी बैटरी के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? वोल्टेज कहलाएगा, विभव कहलाएगा। और इस विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। वोल्ट नामक एक वैज्ञानिक था, वोल्ट। वोल्ट कौन था दोस्तों? एक वैज्ञानिक का नाम, एक इंसान का नाम है। ठीक है, जर्मनी का एक वैज्ञानिक था अलेक्जेंड्रा वोल्ट, उसी के नाम पे ये वोल्ट पड़ा है, क्योंकि उसने विभव की क्या दी थी? वोल्टेज की क्या दी थी दोस्तों? परिभाषा दी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मात्रक इसका हो जाएगा जूल बटा कूलाम हो जाएगा। चलिए, अब देखो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। मैं आपको एक परिभाषा और बताने जा रहा हूं इसकी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। और वो क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा 1 वोल्ट की परिभाषा। किसकी परिभाषा? 1 वोल्ट की। तो आपसे अगर 1 वोल्ट का परिभाषा पूछ ले, 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है? तो अगर मैं बात करूं 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ ले बताइए 1 वोल्ट क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? 1 वोल्ट की परिभाषा। 1 वोल्ट को कैसे परिभाषित करोगे? तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, मैं आपको आगे अपन जितना भी पढ़ने वाले हैं ना यार, आगे जो आप 11वीं 12वीं में साइंस विषय भी लेने वाले हो, उनके लिए एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। कभी भी आपसे स्टैंडर्ड कोई परिभाषा पूछ ले 1 वोल्ट की, 1 एम्पियर की, तो कैसे लिखोगे? मुझे एक बात बताओ, आपसे क्या पूछ रहा है? 1 वोल्ट की परिभाषा पूछ रहा है, मतलब इस V की जगह कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट होना चाहिए। ये 1 वोल्ट कब होगा? अरे ये 1 वोल्ट कब होगा? जब ये भी 1 और ये भी 1 हो। सही बात है ना, सीधी सीधी गणित है। अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा है कि भैया ये A बराबर B अपॉन C है, ये है, मुझे इसका मान 1 चाहिए, तो कहने का मतलब मानक रूप से मुझे ये तो पता नहीं है B और C का मान क्या है, तो सर मैं सीधी सीधी कहानी ये जानता हूं, अगर इस C का मान भी 1 हो जाए, इस B का मान भी 1 हो जाए, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। B बटा C 1 हो गया, तो ये A भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो 1 वोल्ट की क्या परिभाषा हो जाएगी? 1 कूलाम आवेश को
अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जा रहा है तो उस बैटरी का वोल्टेज कितना होगा, उस बैटरी का विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। कहने का मतलब यदि 1 कूलाम आवेश को, है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, बैटरी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाने में 1 जूल कार्य किया जा रहा है तो उस बैटरी का वोल्टेज कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। वापस सुनना मेरी ध्यान से, 1 वोल्ट की परिभाषा क्या है। यदि 1 कूलाम आवेश को 1 कूलाम आवेश को बैटरी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाने में, या एक बिंदु से, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ज्यादा ठीक लगेगा, एक बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जा रहा है, 1 जूल कार्य किया जा रहा है, तो उस बैटरी का विभव 1 वोल्ट होगा। उस बैटरी का विभव कितना होगा दोस्तों, 1 वोल्ट होगा। कहने का मतलब ये 1 वोल्ट की परिभाषा है, ठीक है। अगर 1 कूलाम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य किया जा रहा है तो वो विभव कितना हो जाएगा, आपका 1 वोल्ट हो जाएगा। कहने का मतलब 1 वोल्ट की जो परिभाषा आती है वो कैसे आती है, 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल बटा 1 कूलाम। सीधी सीधी बात है, 1 जूल और 1 कूलाम का अनुपात क्या हो जाएगा, आपका 1 वोल्ट हो जाएगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो ऐसे समझ लेना एग्जाम में अब आगे जितनी भी चीजें, जिनमें भी अपन राशियां पढ़ते जाएंगे और वहां पे एक की स्टैंडर्ड की बात आएगी, 1 जूल, 1 एम्पियर, 1 ग्राम, इन सब की जहां पे बात आएगी आप कहानियां बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। परिभाषा बनानी आनी चाहिए, आपको याद नहीं करनी है। अगर आपको एक फॉर्मूला पता, V बराबर W अपॉन Q, 1 वोल्ट पूछ रहा है, मतलब 1 कूलाम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य किया जा रहा है, तभी तो बैटरी का विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो यह परिभाषा होती है 1 वोल्ट की और यह परिभाषा होती है विभव की। तो बताओ आप विभव समझे कि नहीं समझे, सर समझ गए विभव। तो आज की कक्षा में अपन ने क्या पढ़ा है बताओ, आज की कक्षा में अपन ने पढ़ा है सबसे पहले तो I बराबर NE अपॉन T से एग्जाम्पल पढ़े। उसके बाद में अपन ने विद्युत परिपथ की परिभाषा पढ़ी। विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत धारा के सतत प्रवाह को, है ना, विद्युत धारा के कंटिन्यूअस फ्लो को यानी सतत प्रवाह को क्या कहा जाता है, विद्युत परिपथ कहा जाता है, ठीक है। इस विद्युत परिपथ के अंदर अपन ने एमीटर, इस सब के बारे में पढ़ा। अगर कुंजी क्लोज है यानी आपका की क्लोज है तो आपका स्विच क्लोज है तो धारा नहीं बहेगी और इसके मतलब आपका स्विच बल्ब जो है बंद हो जाएगा। अगर स्विच चालू है तो आपका बल्ब चालू रहेगा, ठीक है। उसके बाद में अपन ने विद्युत धारा की दिशा के बारे में पढ़ा और उसके बाद में दोस्तों अपन ने विद्युत विभव के बारे में आज पढ़ा है, जो होता है V बराबर W अपॉन Q। इसका मात्रक वोल्ट होता है, यूनिट इसकी वोल्ट होती है और अपन ने 1 वोल्ट की परिभाषा पढ़ी है, ठीक है। ये आज अपन ने सिर्फ अभी पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है। अगली कक्षा में अपन बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस और भी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। अपन आराम आराम से पढ़ रहे हैं, अपन को कोई जल्दी नहीं है, ताकि आप भी कंटेंट अच्छे से समझ पाओ चीजों को। और अगर कोई समस्या आपके आती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कक्षा में और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपका परिवार और आप खुशी से, आराम से इस त्योहार को मनाएं और अपनी पढ़ाई पे आप ध्यान देते रहे, ऐसी आशा है हमारी। धन्यवाद।